हेलो स्टूडेंट्स, ज़रूरी काम की वजह से 3-4 दिन का बीच में गैप आ गया था, इसलिए जो पढ़ाया गया था उसको एक बार फिर सरसरी तौर पर उस पर नज़र दौड़ाते हैं। अपना 7वां पाठ प्रोग्रेस पर था, परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण व गुणधर्म। तो आपसे बताया था कि मनुष्य पदार्थ के बारे में जानने के लिए प्राचीन काल से ही प्रयासरत रहा है। भारतीय और यूनान के दार्शनिक 6वीं शताब्दी में ही पदार्थ की संरचना के बारे में जानने के लिए प्रयासरत रहे हैं। इसी क्रम में महर्षि कणाद ने सर्वप्रथम ये बताया कि पदार्थ को जब छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है तो अंतिम अविभाज्य कण जो प्राप्त होता है, जिसको आगे किसी भी क्रिया द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता, वो परमाणु कहलाता है। इस ज्ञान को एक अन्य भारतीय दार्शनिक अकुधा कात्यायन ने और आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि ये जो परमाणु है ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, ये आपस में संयुक्त होकर पदार्थ के विभिन्न स्वरूप जैसे कि तत्व, यौगिक, मिश्रण आदि का निर्माण करते हैं। इसी क्रम में यूनानी दार्शनिक लियूसिपस और डेमोक्रिटस ने इस अविभाज्य कण, पदार्थ के इस छोटे से छोटे अविभाज्य कण को एटम्स का, यह एटम शब्द ग्रीक भाषा के एटोमियो शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है न काटा जा सकने वाला। ये जो विचार थे ये सिर्फ दार्शनिकता पर आधारित थे, इनका कोई प्रायोगिक प्रमाण या प्रायोगिक आधार नहीं था। प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित सर्वप्रथम प्रयास जॉन डाल्टन ने सन 1808 में किया। जॉन डाल्टन ने रासायनिक संयोजन के 2 नियमों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात के नियम के आधार पर अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये दोनों सिद्धांत आपको पता होना चाहिए कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। इसके अलावा जो स्थिर अनुपात का नियम है वो ये है कि अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में निश्चित अनुपात में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। इन दोनों नियमों को ध्यान में रखते हुए जॉन डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके 6 अभिगृहित है। आपसे बताया था उस दिन भी। यह अभिगृहित है कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इसे परमाणु कहते हैं। दूसरा अभिगृहित है ये परमाणु अविभाज्य होते हैं और किसी भी क्रिया द्वारा इनको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। तीसरा अभिगृहित है कि किसी एक तत्व के सभी परमाणु सभी गुणधर्मों में समान होते हैं। सभी गुणधर्मों से मतलब होता है भार, आकार और रासायनिक गुणधर्मों में सभी परमाणु समान होते हैं। अगला अभिगृहित है कि अलग अलग तत्वों के परमाणु भार, आकार व रासायनिक गुणधर्मों में अलग अलग होते हैं। छठा अभिगृहित है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही परमाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु केवल और केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं, वो नष्ट या पुनः सृजित नहीं होते। ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के 6 अभिगृहित हैं।
डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बहुत से तथ्यों की व्याख्या नहीं कर पाया, लेकिन इस सिद्धांत ने वैज्ञानिकों को अग्रिम अन्वेषण के लिए प्रेरित कर दिया। अग्रिम अन्वेषण की एक ठोस नींव रखी। अब तक यानी कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बाद परमाणु में कुछ अन्य कणों की खोज, जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि कणों की खोज हो चुकी थी। ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन परमाणु में किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, इस परमाणु की संरचना को जानने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक प्रयासरत थे। और इस संबंध में सबसे पहला प्रयास 1893 में सर जे थॉमसन ने किया। सर जे थॉमसन ने बताया कि परमाणु 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक ठोस धनावेशित गोला होता है, जिसमें समान मात्रा में, ध्यान रहे, समान मात्रा में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन बीच बीच में वितरित होते हैं, बीच बीच में व्यवस्थित होते हैं। इस परमाणु मॉडल को सर जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल कहा। यह प्लम पुडिंग मॉडल एक प्रकार की मिठाई होती है जिसमें धनावेश पुडिंग की तरह और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन प्लम की तरह बीच बीच में वितरित होते हैं। अब यह सर जे थॉमसन के परमाणु मॉडल से यह तो स्पष्ट हो गया कि परमाणु विद्युतीय उदासीन होते हैं, यानी परमाणु पर कोई धनावेश या ऋणावेश नहीं होता है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु में बराबर होती है, इसलिए परमाणु विद्युतीय उदासीन होते हैं। लेकिन जे थॉमसन का परमाणु मॉडल रदरफोर्ड द्वारा किए गए प्रयोग पर खरा नहीं उतर सका। उस प्रयोग के जो प्रेक्षण थे उन प्रेक्षणों को संतुष्ट नहीं कर सका, इसलिए इसको निरस्त कर दिया गया और ये केवल ऐतिहासिक महत्व का रह गया। इसके बाद सन 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड और उसके शिष्यों ने स्वर्ण पत्र प्रयोग किया। उन्होंने सोने की एक पतली परिणिका जिसकी मोटाई 10⁻⁷ मीटर या 100 नैनोमीटर थी, उसको लिया। इस सोने की पतली परिणिका के चारों ओर उन्होंने जिंक सल्फाइड का लेप किया हुआ एक पर्दा लगा दिया और इस सोने की पतली परिणिका पर अल्फा कणों की बमबारी की, अल्फा कणों की बौछार की। ये अल्फा कण एज ए हीलियम के नाभिक होते हैं, जिसका द्रव्यमान 4 AMU या 4 म्यू एटॉमिक मास यूनिट होता है। क्योंकि हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए हीलियम के नाभिक का द्रव्यमान 4 म्यू होता है। 4 परमाणु द्रव्यमान इकाई होता है, इसलिए अल्फा कणों का द्रव्यमान 4 म्यू होता है। तो इन अल्फा कणों की बौछार सोने की पतली परिणिका पर की और रदरफोर्ड ने कुछ प्रेक्षण प्राप्त किए। जो प्रेक्षण प्राप्त किए वो इस तरह से थे कि उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पतली परिणिका से टकराने के बाद इस तरह से सीधे निकल गए। इस तरह सीधे निकल। कुछ कण अपने मार्ग से कुछ अंश कोण पर इस तरह से विक्षेपित हो जाते हैं, यानी 90 डिग्री या 120 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं। और लगभग 20,000 कणों में से एक कण ऐसा भी था जो इस सोने की पतली परिणिका से टकराकर 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हो जाता है। और ये जो प्रेक्षण थे ये इतने आश्चर्यजनक थे, ये इतने चौंकाने वाले प्रेक्षण थे कि स्वयं रदरफोर्ड ने अपने शब्दों में कहा कि ये मेरे लिए इतने अनपेक्षित थे, ये इतने आश्चर्यजनक थे कि जैसे आप 14 इंच व्यास वाली किसी तोप से निकले हुए गोले को
किसी टिश्यू पेपर पर टकराएं और टकराने के बाद वो वापस लौटकर उस तोप को चलाने वाले को घायल कर दे। इतने आश्चर्यचकित थे रदरफोर्ड। ये प्रेक्षण प्राप्त होने के बाद इन प्रेक्षणों से रदरफोर्ड ने कुछ निष्कर्ष निकाले। वो निष्कर्ष थे क्या कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है और खोखला होता है इसीलिए तो अधिकांश परमाणु बिना विक्षेपण के सीधे निकल गए। दूसरा निष्कर्ष यह था क्योंकि कुछ कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं और इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भाई परमाणु का धनावेशित भाग बहुत ही सूक्ष्म भाग में केंद्रित होता है। तभी तो अल्फा कण, धनावेशित अल्फा कण और परमाणु के नाभिक का धनावेश, क्योंकि अल्फा कण में धनावेशित होते हैं और नाभिक में भी धनावेश है, तो धनावेश आपस में प्रतिकर्षण के कारण ये अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं। तीसरा निष्कर्ष ये था कि परमाणु के आयतन की तुलना में धनावेशित भाग का आयतन बहुत कम होता है और इस धनावेशित भाग को उन्होंने नाभिक कहा और इस नाभिक का आकार परमाणु के आकार से 10 की पावर 5 गुना छोटा होता है। यानी कि परमाणु की त्रिज्या जब 10 की पावर -10 मीटर होती है तो इस नाभिक की त्रिज्या 10 की पावर -15 मीटर होती है। ये रदरफोर्ड द्वारा प्राप्त निष्कर्ष थे और इन निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने फिर अपना परमाणु मॉडल विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था? परमाणु मॉडल यही था, नंबर 1 कि परमाणु का द्रव्यमान और धनावेश, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और धनावेश उसके केंद्र में स्थित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। दूसरा बिंदु परमाणु मॉडल का यह था कि परमाणु का जो अधिकांश भाग रिक्त होता है, इस रिक्त भाग में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में तेज गति से चक्कर लगाते हैं और इन वृत्ताकार पथ को कक्षा कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। और तीसरा निष्कर्ष यह था कि परमाणु में धनावेशित प्रोटॉन और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के 3 बिंदु थे, समझ में आ गए होंगे, याद करने हैं, ध्यान रखना है। क्या कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और धनावेश उसके केंद्रीय भाग में, उसके केंद्र में स्थित होता है, यानी कि नाभिक में स्थित होता है। नंबर 2, परमाणु का जो रिक्त स्थान होता है उसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में तीव्र गति से चक्कर लगाते हैं। तीसरा, परमाणु में धनावेशित प्रोटॉन और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, इसलिए परमाणु उदासीन होते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की तुलना सौर मॉडल से की गई, क्योंकि सौर मंडल में भी विभिन्न ग्रह सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। ठीक उसी प्रकार से परमाणु में भी इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, इसलिए इसको सौर मॉडल भी कहते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी बहुत सारे तथ्यों की व्याख्या नहीं कर पाया, इसमें भी बहुत सारी कमियां पाई गई। वो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां क्या है, तो ध्यान से सुनिए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो 3 दोष थे जिनकी व्याख्या रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल नहीं कर पाया, इसमें नंबर 1 यह परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। परमाणु के स्थायित्व, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करते।
परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। कैसे नहीं कर पाया, इसको समझिए। कार्ल मैक्सवेल ने यह बताया कि जब कोई आवेशित कण, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, जब कोई आवेशित कण वृत्ताकार पथ में गति करता है तो निरंतर विकिरण उत्सर्जित करता है, और जब वो विकिरण उत्सर्जित करता है तो उस आवेशित कण की ऊर्जा में निरंतर कमी होती चली जाती है, और जब ऊर्जा में कमी होती चली जाती है तो वो उस कण की कक्षा ये छोटी होती चली जाती है, और जब कक्षा छोटी होती चली जाती है तो वो कण इस प्रकार से सर्पिलाकार गति करता हुआ अंत में नाभिक में समा जाएगा, नाभिक में समा जाना चाहिए, और परमाणु स्थायी नहीं होना चाहिए इस थ्योरी से। लेकिन परमाणु तो स्थायी होता है। इसका कोई जवाब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से नहीं मिला। दूसरा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी थी कि जो परमाणु होते हैं, परमाणु में जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन निरंतर जब चक्कर लगाते हैं, तो विकिरण उत्सर्जित करते हैं, और उन विकिरणों के कारण जो परमाणु का स्पेक्ट्रम होता है वो स्पेक्ट्रम सतत प्राप्त होना चाहिए, ऐसे सतत, इसमें बीच में गैप नहीं होना चाहिए, सतत कंटिन्यू ऐसे सतत प्राप्त होना चाहिए इस हिसाब से, क्योंकि निरंतर विकिरण उत्सर्जित करेगा तो परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है वो सतत प्राप्त होना चाहिए, जबकि परमाणु रेखीय स्पेक्ट्रम देता है, इस तरह से रेखीय स्पेक्ट्रम। इसकी भी व्याख्या रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से नहीं हो सकती। तीसरी कमी थी कि जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, कितनी होती है, और वो इलेक्ट्रॉन उन कक्षाओं में किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। इसकी व्याख्या भी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से नहीं हो सकती। तो परमाणु की इलेक्ट्रॉन संरचना को स्पष्ट नहीं कर सकते। परमाणु की इलेक्ट्रॉन संरचना स्पष्ट नहीं कर सका। यह रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की दूसरी कमी थी, और तीसरी कमी बता दी स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर। यह रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। अब रदरफोर्ड की इन कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने, हाँ तो हम बता रहे थे रदरफोर्ड के दोषों को दूर करने के लिए क्वांटम सिद्धांत के आधार पर नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। तो अब हम आपको बता रहे हैं नील्स बोर का परमाणु प्रतिरूप। नील्स बोर का परमाणु प्रतिरूप। नील्स बोर ने अपनी परिकल्पनाओं के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की संरचना और उसके स्पेक्ट्रम को समझाने का प्रयास किया, और हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप सन 1913 में विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया। नील्स बोर के परमाणु मॉडल के कुछ बिंदु मैं आपको बता रहा हूं, जिसके द्वारा रदरफोर्ड की कमियों, दोषों को, स्पेक्ट्रम से संबंधित दोष और परमाणु के स्थायित्व से संबंधित दोष को दूर किया। कैसे किया गया? पहला बिंदु नील्स बोर के परमाणु मॉडल। उन्होंने बताया कि भाई परमाणु के केंद्र में नाभिक हो, और इस नाभिक में धनावेशित कण प्रोटॉन हो। परमाणु के केंद्रीय भाग में नाभिक होता है, और उस नाभिक में धनावेशित कण प्रोटॉन।
नंबर 2, इलेक्ट्रॉन, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या और निश्चित ऊर्जा वाली वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं इस प्रकार से। यानी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या और निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं को कोश या ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। तीसरा बिंदु था कि ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर संकेंद्रीय रूप से व्यवस्थित हो। संकेंद्रीय का मतलब जिनका केंद्र एक हो लेकिन त्रिज्याएं अलग अलग हो, ऐसे संकेंद्रीय रूप से व्यवस्थित हो और इनको n से प्रदर्शित करते हैं, n से, और इनका मान हमेशा पूर्णांकों में, यानी कि n बराबर 1 2 3 4 आदि होता है। या फिर इनको k, ये k कोस l m इसी प्रकार से आगे और बढ़ाओ n k l m n से भी प्रदर्शित करते हैं, k l m n से भी प्रदर्शित करते हैं। और संकेंद्रीय रूप से व्यवस्थित यहां पर जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाता है तो इन कक्षाओं की नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है। जैसे पहला कोष नाभिक से कम दूरी पर है, दूसरा कोष और दूरी पर, तीसरा कोष और दूरी पर, चौथा कोष छोटी कक्षा और दूरी पर। यानी कि n का मान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे नाभिक से इन कक्षाओं की दूरी बढ़ती है और इनकी ऊर्जा भी बढ़ती है। यानी कि k कक्षा, k कोष की ऊर्जा सबसे कम, l कोष की उससे ज्यादा, m कोष की ऊर्जा उससे ज्यादा, n कोष की ऊर्जा उससे ज्यादा, और नाभिक से दूरी भी क्रमिक रूप से बढ़ती है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, k कोष की ऊर्जा सबसे कम है और m कोष की ऊर्जा इनमें से सबसे अधिक है। इसके बाद बारी आती है स्थायित्व वाली बात, जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में दोष था, उसका यहाँ पर निवारण होता है। कैसे कि जब ये इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में निश्चित त्रिज्या और निश्चित ऊर्जा वाली निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करते हैं। और जब ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं तो उसकी कक्षा भी छोटी नहीं होगी, तो नाभिक में भी नहीं गिरेगा अगर परमाणु स्थायी होगा। तो नील्स बोर का जो चौथा या पांचवा बिंदु है वो ये है कि जब इलेक्ट्रॉन निश्चित त्रिज्या और निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं होता है। परंतु ये बात ध्यान से सुने, परंतु जब वो इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में प्रवेश करता है, ये यहां पर निम्न कक्षा है, निम्न कक्षा यानी कि इसकी ऊर्जा कम है, निम्न कक्षा से, और जब उच्च कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, क्योंकि ऊंचाई पर चढ़ने के लिए हमें भी ऊर्जा चाहिए, तभी हम ऊंचाई पर चढ़ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को भी निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। और जब वो इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में प्रवेश करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन द्वारा इस ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होने के कारण ही परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जब परमाणु बाहर से ऊर्जा ग्रहण करता है, बाहर से ऊर्जा का अवशोषण करता है, तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा का अवशोषण करता है, परमाणु से बाहर से ऊर्जा का अवशोषण करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाता है और उत्तेजित होकर उच्च कक्षा में चला जाता है। तो ये मैंने पहले भी बताया कि निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में प्रवेश करने पर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करते हैं और जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। और लास्ट बिंदु नील्स बोर के परमाणु मॉडल का यह है कि
इलेक्ट्रॉन परमाणु में इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिन कक्षाओं का कोणीय संवेग mvr बराबर nh बटे 2 पाई होता है। nh बटे 2 पाई होता है, अर्थात किसी कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr बराबर nh बटे 2 पाई होता है। यहाँ h क्या है? यहाँ h बराबर प्लांक नियतांक है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है जिसके बारे में आप 9वीं क्लास में पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v इलेक्ट्रॉन का वेग है, r कक्षा की कक्ष यानी कि ऑर्बिट की त्रिज्या है। यह नील्स बोर का परमाणु मॉडल है। नील्स बोर का परमाणु मॉडल रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से कहीं अच्छा है, ज्यादा तर्कपूर्ण है, लेकिन इसमें भी कुछ दोष हैं जिनके बारे में आपसे अगले वीडियो में बताया। धन्यवाद।